इस वीडियो में मुहावरे देखने वाले हैं। तो मुहावरे से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो इस वीडियो में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भी जो यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ देखेंगे, पहले मुहावरा की परिभाषा देखेंगे कि विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। इनका प्रयोग भाषा को सजीवता और सरसता प्रदान करता है। वास्तव में इन्हें मानव जाति के अनुभवों का विलक्षण सूत्रात्मक कोश माना जा सकता है। इनमें निहित लाक्षणिकता किसी भाषा को सौष्ठव और प्रभावशीलता प्रदान करती है। अरबी भाषा का जो मुहावर जो शब्द है वो क्या है, हिंदी में मुहावरा हो गया है। उर्दू वाले मुहावरा बोलते हैं। मुहावरे का अर्थ एक प्रकार की बातचीत या अभ्यास है। मुहावरा कभी कभी रोज़मर्रा या वाग्धारा से संबंधित अर्थ में भी लिया जाता है। हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। मुहावरा का वास्तविक शब्दार्थ अभ्यास, बातचीत या बोलचाल है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कारिता और प्रवाह उत्पन्न होता है। इसका उद्देश्य है वार्ता एवं संप्रेषण के दौरान श्रोता को अर्थबोध भी हो जाए और उसे प्रभावित भी करे। मुहावरों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देख लीजिए। पहला कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रयोग में होता है, अलग से नहीं होता है। दूसरा होता है कि मुहावरे का जो असली रूप होता है वो कभी बदलता नहीं है, अर्थात उन्हें पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं किया जा सकता है। जैसे कमर टूटना के स्थान पर कटिभंग का प्रयोग नहीं होता है। वहीं थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो मुहावरा का शब्दार्थ नहीं बल्कि उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर प्रयोग करने पर इसका अर्थ गुप्त रूप से सलाह करना होगा। आगे देखेंगे, चौथा है हिंदी मुहावरों में का सीधा संबंध शरीर के विभिन्न भिन्न अंगों से है। समाज और देश के अनुरूप मुहावरे बनते और बिगड़ते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या डिफरेंस है। ठीक, आप इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है। मुहावरे मुहावरे अपना शाब्दिक कोशगत अर्थ छोड़कर नया अर्थ देते हैं। वहीं लोकोक्तियाँ की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, लोकोक्तियाँ विशेष अर्थ देती हैं पर उनका कोशगत अर्थ भी बना रहता है। दूसरा देखेंगे, मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य होता है। लोकोक्तियाँ में क्या होता है, लोकोक्तियों में कि अंत में क्रियापद का होना आवश्यक नहीं है। तीसरा देखेंगे कि मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। लोकोक्तियों में क्या होता है कि लोकोक्तियाँ स्वयं में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं तथा प्रयोग में आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा देखेंगे, मुहावरों के अंत में बहुधा ना आ जाता है, जैसे खाक छानना, चलता बनना, चांदी काटना। तो इनमें क्या आ रहा है, लास्ट में देखेंगे आप, सब में ना आ रहा है। वहीं लोकोक्तियों की बात करेंगे तो लोकोक्तियों के अंत में ना आना आवश्यक नहीं होता है। पांचवा देखेंगे, इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और लोकोक्तियों में क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनका जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। छठा है, फल से कोई संबंध नहीं है। लोकोक्तियों में क्या है, फल से संबंध होता है। सातवां क्या है, चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण से प्रभावशाली बनाना। ये मुहावरे मुहावरे की बात है। लोकोक्तियों की बात करेंगे तो चमत्कार उत्पन्न करना, अर्थ को साधारण प्रयोग से प्रभावशाली बनाने जैसा कुछ नहीं होता है। आठवां है मुहावरे में कि उद्देश्य विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता है। वाक्य के प्रयोग के बिना अर्थ का कोई बोध नहीं है। वहीं लोकोक्तियों की बात करेंगे तो उद्देश्य और विधेय दोनों का पूर्ण विधान होता है, अर्थ अस्पष्ट होता है। आगे देखेंगे, लोकोक्तियाँ स्वभाषा भाषियों की पारस्परिक सांस्कृतिक विरासत होती है। वे इतिहास में
किन्हीं विशिष्ट घटनाओं एवं स्थितियों से उपजित है और फिर भाषा के माध्यम से देश और काल में छा जाती है। लोकोक्तियाँ समाज का भाषीय इतिहास होती हैं। इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से एक समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। अब समानता देख लेंगे इन दोनों में क्या समानता है, मुहावरे में और लोकोक्तियों में। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज हैं। दोनों की विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं और दोनों ही भाषा शैली को सरस एवं प्रभावशाली बनाते हैं। अब यहाँ पे अध्ययन सामग्री जो दी हुई है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है कि अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका अर्थ देखेंगे कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। ठीक है, आगे देखिएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना अहित स्वयं करना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अपना अपना है और पराया पराया है मतलब अपने पराये की पहचान। अपना सा मुँह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना या फिर निराश होना। अपमान का घूंट पीना यानी कि मान हानि होने पर भी चुप रहना। आगे देखेंगे अमर बेल बनना यानी कि दृढ़तापूर्वक चिपकना। आगे देखेंगे अपना सोना खोटा तो परखया का क्या दोष। यहाँ देखेंगे जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराये को क्या दोष दिया जाए। आगे देखेंगे अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का शगुन तो बिगड़े। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं हानि उठाना। आगे देखेंगे अंधा गुरु बहरा चेला मांगे हर्रे दे बहरा। मतलब ये हुआ कहना कुछ करना कुछ और। आगे देखेंगे अंधे को आंखें मिलाना मतलब मनोरथ सिद्ध होना। अति करना यानी कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन करना। अन्य जल उठना यानी किसी स्थान से संबंध समाप्त होना या फिर किसी दूसरे स्थान पर जाने को विवश होना। अपनी खाल में मस्त रहना यानी कि अपने आप में संतुष्ट रहना। अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। आगे देखेंगे अपनी माँ का दूध पिए होना मतलब कि वीर और साहसी होना। अरक निकालना का मतलब होता है सार निकालना। अर्धचक्र देना इसका मतलब ये हुआ कि गर्दन पकड़कर निकाल देना। अलादीन का चिराग का मतलब ये हुआ कि आश्चर्यजनक वस्तु। अंगूठा छाप होना का मतलब अनपढ़ होना। अंधा बगुला कीचड़ खाए मतलब ये हुआ कि संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। अंधा क्या जाने बसंत बिहार यानी कि जिसने जो वस्तु नहीं देखी उसका आनंद क्या जाने। अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना। अघायल बगुला के पोठियातीत मतलब ये होता है कि जिसकी ज़रूरत पूरी हो गई हो उसके लिए साधारण प्राप्ति महत्वहीन होती है। आगे देखेंगे कि अ, अपने मन से जानिए पराये मन की बात मतलब ये हुआ कि अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझें। आगे देखेंगे अतिशय भक्ति चोर के लक्षण यानी कि ढोंग करने वाला क्या होता है, कपटी होता है। अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप मतलब ये होता है कि मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना। आगे देखिएगा कि अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल मतलब ये हुआ कि समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मतलब ये हुआ कि अनहोनी असंभव बात। अपना तोसा अपना भरोसा मतलब ये हुआ कि स्वयं की वस्तु पर ही भरोसा किया जा सकता है। आगे कुआं पीछे कहीं मतलब हर तरफ विपत्ति होना। आकबत में दिया दिखाना मतलब ये हुआ कि परलोक में काम आना। आकाश का फूल मतलब ये हुआ कि
प्राप्य वस्तु। आकाश पर दिया जलाना मतलब बड़ी वीरता और साहस का काम करना। आग का बाग मतलब ये हुआ कि सुनार की अंगीठी आतिशबाजी। लेने आना मतलब ये हुआ कि आकर तुरंत लौट जाना। आग से पानी हो जाना मतलब कि क्रोध शांत हो जाना। आटे की आया मतलब भोली स्त्री। आठ आठ आंसू रोना मतलब बहुत रोना। आन की आन में यानी कि शीघ्र ही। आफत का पर काला यानी कि अथक परिश्रमी। आफत की पुड़िया यानी कि कष्टदायक या भयानक व्यक्ति। आसमान पर चढ़ना यानी अत्यधिक अभिमान करना। आसमान फट जाना यानी कि अनहोनी बात होना। आकाश टूट पड़ना यानी कि अकस्मात विपत्तियों का आना। आकाश पाताल एक करना यानी कि सारे प्रयास कर डालना। आकाश पाताल का अंतर होना यानी कि बहुत बड़ा अंतर। आकाश कुसुम होना यानी कि पहुँच के बाहर होना।